बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल, कैसे हो? तो हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने 4 वीडियोस के अंदर मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से नॉमेनक्लेचर करने का पूरा रूल सिखा दिया था और यह भी बता दिया था कि अगर आपके पास में कंपाउंड का नाम दे रखा है तो आप किस तरीके से उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। फिर मैंने आपसे कहा था भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी में जो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपके जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दे रखे हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट। पिछले वीडियो के पहले वाले वीडियो जब मैंने आप लोगों के साथ में लिगेंड्स डिस्कस किए थे, तब मैंने आपसे कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास में लिगेंड्स की पूरी लिस्ट होनी चाहिए जो मैंने उस वीडियो में पढ़ाई थी अलग अलग जगह पर। तो आई होप आप लोगों ने वो लिस्ट बना ली होगी एंड आई होप कि आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर ली होगी। अब गाइस एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो में हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे अबाउट आइसोमर्स, दैट इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आप लोगों को किस तरीके से आइसोमर्स को देखना है। गाइस आइसोमर्स के बारे में हम सब लोगों को एक बात पता होती है कि आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स। मैं यहां पर प्रॉपर तरीके से आपको लिख के बताऊंगा ताकि आपके नोट्स भी बनते चले। So isomers are the compounds. Isomers are the compounds that have same chemical formula. यानी इनका पास में जो इनका केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। So that have same chemical formula. केमिकल फॉर्मूला को आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट डिफरेंट arrangement of atoms, but different arrangement of atoms। यानी इस कंपाउंड के अंदर केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड के अंदर एक मेटल है M, उससे 2 लिगेंड जुड़े हैं A टाइप के, 2 लिगेंड जुड़े हैं B टाइप के, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा MA2B2, 2 A नाम के लिगेंड्स, 2 B नाम के लिगेंड्स और एक M नाम का मेटल, तो MA2B2। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा, लेकिन यहां पर वो M नाम के मेटल से A कहां जुड़ा है और B कहां जुड़ा है और ये कैसे जुड़े हैं वो डिफरेंस आ जाएगा। तो उनके एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाता है, लेकिन इनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है एंड देयरफॉर due to such different arrangements यानी जो अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट्स होते हैं, they may differ in one of their और more than one भी लिख सकते हैं, और more than one यानी ऐसा नहीं सिर्फ 1 हो, एक से ज्यादा भी है ना। तो they may differ in more than in one of their फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, यानी इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ सकता है, और सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा भी कभी कभी ये हो सकता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा दे में डिफर, एक या एक से ज्यादा केमिकल, एक या एक से ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये लोग डिफर कर सकते हैं एंड दैट आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। तो गाइस अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे आइसोमर के बारे में बताइए, तो आप आइसोमर के बारे में बिना किसी टेंशन के एक बात क्या बोलेंगे सबको कि भाई साहब जी आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उस केमिकल फॉर्मूला का सेम होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो एटम्स है उनका अरेंजमेंट सेम होगा। केमिकल फॉर्मूला जरूर सेम होगा, लेकिन एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। और इस वजह से ये आइसोमर्स एक दूसरे से एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज, भले ही वो फिजिकल हो या
केमिकल हो उसमें एक दूसरे के साथ में डिफर करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? हमेशा ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अलग है, लेकिन जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपके आइसोमर्स दो तरीके के होते हैं। पहले आइसोमर्स होते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर्स। पहले आइसोमर्स कौन से होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। और दूसरा आइसोमर्स कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो बेसिकली इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारे पास में दो तरीके के, हमारे पास में दो अलग अलग टाइप के आइसोमर्स होते हैं। पहले कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स और दूसरे कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब हम एक एक करके इन दोनों टाइप के आइसोमर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट जरा आप लोग ये जो आइसोमर का डेफिनेशन मैंने आपको सिखाया है जरा फटाफट से इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, नोट कर लो, ठीक है? और ये दोनों भी लिख लेना, आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप, स्टीरियो आइसोमर्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चलो हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। सो क्या बात हो गई हमारी अभी तक? अभी तक हमारी ये बात हो गई कि आइसोमर्स क्या होते हैं, हम ये समझ गए। और हमको तो वैसे पहले से मालूम भी था, लेकिन अब हमको एक नई बात पता चली कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सबसे पहले टाइप का आइसोमर होता है वो कौन सा होता है? स्टीरियो आइसोमर्स। तो चलिए स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। दैट व्हाट आर बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स। बेटा प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो बच्चे जानते हैं कि अभी हम लोग हमारे इस चैनल ग्रेविटी सर्कल पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं, और अगर आपने हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स पढ़ लिया है तो वहां पर मैंने ये स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर दी है। उस चैप्टर में मैंने 3 लेक्चर्स लगाकर स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी है। तो अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो यहां पर आपको परेशानी नहीं होगी, और अगर नहीं देखा है तो मैं आपको एक बार वापस बता दूं। बेटा स्टीरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी किसी भी एटम का अपने मॉलिक्यूल में, इन इट्स मॉलिक्यूल, अपने मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का कैसा अरेंजमेंट? 3 डायमेंशन। देखो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर सिखाता हूं। आप लोग जब अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में जब आप लोग मीथेन को लिखते हो तो आप ऐसा लिखते हो। प्यारे बच्चों ये मीथेन एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कैसे? एक आपको ये एक्सिस दिख रहा है और एक आपको ये एक्सिस दिख रहा है, बस। तो इसके 2 एक्सिस होने की वजह से ये 2 डायमेंशनल है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी में मीथेन ऐसा दिखता है, एक एच यहां होगा, एक एच यहां होगा, और एक बॉन्ड ऐसा दिखाई पड़ेगा, और एक बॉन्ड आप लोगों को ऐसा दिखाई पड़ेगा। नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज सॉलिड वेज बॉन्ड, एंड सॉलिड वेज बॉन्ड का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन, एंड इसको बोलते हैं डैश्ड वेज बॉन्ड, यानी इनसाइड द प्लेन। यानी अब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया। मतलब एक हाइड्रोजन बोर्ड के बाहर आ रहा है, एक हाइड्रोजन बोर्ड के अंदर जा रहा है, और 2 हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर ही है। तो देखो ये 2 डायमेंशनल हो गया, लेकिन ये बॉन्ड्स 3 डायमेंशनल हो गए। तो ये हो गया आपका 3D स्ट्रक्चर। तो आपकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो पूरी तरीके से इस प्रकार के स्ट्रक्चर की स्टडी के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि 2D, क्योंकि रियल लाइफ में 2D स्ट्रक्चर होते ही नहीं है। भाई रियल लाइफ में अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो वो तो 3 डायमेंशनल होगा। तो हम 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, यहां पर आपने एक बात और नोट करी होगी कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स? तो स्टीरियो आइसोमर्स आर द आइसोमर्स, या दीज आर द आइसोमर्स that have, these are the isomers that have same chemical formula। obviously इनका केमिकल फॉर्मूला कैसा होगा? सेम होगा, एंड ऑल्सो हैव सेम बॉन्ड्स, यानी आपके मेटल का और लिगेंड का बॉन्ड भी सेम होगा। आपके मेटल और लिगेंड्स में बॉन्ड भी सेम होगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स, of ligands are
ऑब्जर्व, यानी लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होगा वो डिफर कर जाएगा, लिगेंड्स का जो अटैचमेंट है बस वो यहां पर क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखो देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक मेटल है जिसका नाम है M। इस मेटल से यहां पर एक A नाम का लिगेंड जुड़ा है, यहां पर एक A नाम का लिगेंड जुड़ा है, इसने अपना लोन पेयर इस मेटल को डोनेट किया है। इस मेटल से एक B नाम का लिगेंड जुड़ा है अपना लोन पेयर डोनेट करके, और इस मेटल से B नाम का लिगेंड जुड़ा हुआ है। अब आप इस सॉल्ट को देखो, इस सॉल्ट में मेटल और A नाम के लिगेंड, मेटल और A नाम के लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। यहां पर आपके B और M के बीच में, B और M के बीच में अगेन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो यहां पर आप देखो ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, A2B2, MA2B2। लेकिन यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये M नाम के लिगेंड से, सॉरी मेटल से A नाम का लिगेंड यहां हो और B नाम का लिगेंड यहां हो, A नाम का लिगेंड यहां हो और B नाम का लिगेंड यहां हो। पहले ये दोनों ऑन सेम साइड थे, नाउ ये अपोजिट साइड हो गए। पहले दोनों A नाम के लिगेंड सेम साइड थे, अब अपोजिट साइड हो गए। लेकिन यहां पर आप देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला सेम है। अच्छा, कभी कभी आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि मान लो आपके पास में एक M नाम का लिगेंड है और इससे एक इथाइलिन डायमीन नाम का, एक इथाइलिन डायमीन नाम का एक डाइवेलेंट यानी इसकी बाइडेंटेड, ये लिगेंड इथाइलिन डायमाइन की डेंटिसिटी कैसी होती है, बाइडेंटेड, यानी इसके अंदर इथाइलिन डायमाइन कैसे लिखते हैं, CH2 NH2 CH2 NH2, एक लोन पेयर इसका, एक लोन पेयर इसका। तो ये मेटल को ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है और ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो एक मेटल से इसने दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिए, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया। अच्छा, ये EN इतना बड़ा बनाने की जगह मैंने उसका सिंबल लिख दिया, तो कोई डाउट वाली बात यहां पर अराइज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा कंपाउंड एक ये हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MEN3, ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक आपको कंपाउंड ऐसा दिख जाए, EN। अब जरा इन दोनों कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करो, इसका भी फॉर्मूला तो एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बीच में मैंने कांच रख दिया हो और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई हो। तो यहां पर भी EN और मेटल का बॉन्ड सेम है, यहां पर भी EN और मेटल का बॉन्ड सेम है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और बॉन्ड इथाइलिन डायमाइन और मेटल के बीच में ही बन रहा है। इथाइलिन डायमाइन का नाइट्रोजन इस मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यहां पर भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहां पर भी नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। वो चीज यहां पर भी हो रही है, वो चीज आपको यहां पर भी होती हुई दिख रही है, लेकिन क्या हो गया, बस अरेंजमेंट में फर्क आ गया, लिगेंड्स के अरेंजमेंट में फर्क आ गया। कैसे, यहां पर ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो गए। इसको उठाकर अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रख नहीं सकते हम, मतलब दोनों अलग अलग हैं। आप देखो, अगर आपने इसको उठाया और इस पर रखा तो ये EN यहां चला जाएगा, ये EN यहां पर कहीं पर आ जाएगा, ये EN यहां पर कहीं पर आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हम रख नहीं सकते, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट है। आप खुद सोचो, आपका हाथ मिरर इमेज है, आपका ये हाथ है और ये हाथ है, अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखूं तो ये थंब बाहर चले जाएंगे, दूसरे मछली जल की रानी हो जाएगा, जबकि है हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज। देखो, अंगूठे के सामने अंगूठा, उंगली के सामने उंगली, मिडिल फिंगर के सामने मिडिल फिंगर, ये देखो। लेकिन जब मैंने इसको इस पर रखने की कोशिश करी तो ये थम्स अलग अलग हो गए। सेम चीज इसके साथ भी होगी, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन अगर आप सोचो कि मैं इसको उठा के अल्टा पलटा के इसके पास रख दूं तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब इसको इसके ऊपर रखना पॉसिबल नहीं है, इसका ये वाला EN यहां पर कहीं पर बाहर निकल जाएगा, मतलब ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है और दिखने में एक दूसरे की मिरर इमेज है, दिखने में एक जैसे हैं लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। तो यहां पर ये दोनों जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई है स्टीरियो आइसोमर्स के, यहां पर आपके कंपाउंड्स में जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड सेम है, केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन लिगेंड्स और मेटल के अरेंजमेंट में फर्क है, दैट आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स।
दैट आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? जरा इसको नोट करो, नोट करो। अभी हम लोग स्टीरियो आइसोमर को और आगे क्लासीफाई करेंगे। ये दो टाइप के होते हैं। ये वाला जो मैंने बताया है आपको, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, दोनों इसी के टाइप है। तो दोनों का एक एक टाइप मैंने आपको देकर एग्जाम्पल समझा दिया। अभी जब हम डिटेल में इसका हम डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे, बट पहले ये देख लो, ठीक है? चलो ग्रेट। जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, तेरा बाप यार रख के गया था कि तेरी माँ? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला टाइप का आइसोमर होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। मैंने आपको बताया था ना, पहला होता है स्टीरियो, दूसरा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट डू मीन बाय स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। यहां पर ऐसे आइसोमर्स that have same chemical formula, but have different arrangements of bonds। यानी यहां पर तो बॉन्ड्स का अरेंजमेंट ही डिफरेंस हो गया। यहां पर तो सेम केमिकल फॉर्मूला भी था और बॉन्ड का अटैचमेंट भी सेम था, बॉन्ड भी सेम टाइप के बन रहे थे, यानी मेटल और लिगेंड में बॉन्ड सेम होगा। लेकिन यहां पर तो मेटल और लिगेंड के बॉन्ड के अरेंजमेंट में ही बदलाव आ गया। सिर्फ कुछ सेम रहेगा तो वो केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, बाकी मेटल के अरेंजमेंट जो होगा, मेटल का जो लिगेंड के साथ अटैचमेंट होगा, मेटल का लिगेंड के साथ जो बॉन्ड होगा वही बदल जाएगा। देखो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास में एक मेटल है M, इसे यहां पर जुड़ रहा है अमोनिया, यहां पर जुड़ रहा है अमोनिया, यहां पर जुड़ रहा है अमोनिया, और यहां पर जुड़ रहा है अमोनिया, यहां पर जुड़ रहा है आपका क्लोरीन, यहां पर जुड़ रहा है आपका क्लोरीन, और बाहर आपका आ गया एक H2O। नहीं, एक काम करते हैं, H2O अंदर जोड़ना पड़ेगा मुझे। तो अंदर हो गया एक H2O, एक H2O अंदर हो गया, और बाहर हो गया तुम्हारा Cl2। ये चलो बाहर हो गया तुम्हारा Cl3। अब यहां पर इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? M NH3 4 H2O2 और Cl3, ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला हो गया। अब गाइस ऐसा भी हो सकता है कि ये तुम्हारा जो मेटल है, इससे एक क्लोरीन अंदर आ जाए, एक H2O यहीं रहे, अमोनिया अमोनिया अमोनिया, 1 2 3 1 2 3 4, ये अमोनिया। अब यहां पर क्या हुआ? Cl2 डॉट H2O, मतलब यहां पर क्या हो गया? एक H2O बाहर आ गया और एक Cl2 अंदर चला गया। अब यहां पर आप लोग पहले से समझ चुके हो कि ये क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी है, नहीं क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी है, तो मेटल से ये आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा और ये आयोनाइज हो सकता है, ये आयोनाइजेबल है, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी है। लेकिन यहां देखो, यहां पर क्लोरीन 2 रह गए और एक क्लोरीन यहां पर लिगेंड बन गया जो कि अब नॉन आयोनाइजेबल हो गया। तो यहां पर क्लोरीन ने तो बॉन्ड ही बदल लिया। पहले तीनों के तीनों क्लोरीन, पहले यहां वाले कंपाउंड में ये तीनों क्लोरीन आयोनाइज होकर बाहर भाग जाते, इस मेटल को छोड़कर तीनों चले जाते। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां अब सिर्फ 2 ही क्लोरीन जा पाएंगे। जो तीसरा क्लोरीन होगा वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर मेटल से जुड़ गया, मतलब अब ये वाला क्लोरीन नॉन आयोनाइजेबल हो गया। अब ये क्लोरीन क्या हो गया? नॉन आयोनाइजेबल हो गया। समझ रहे हो बात को? अच्छा, यहां पर इसका फॉर्मूला क्या बनाओगे? M NH3 4 H2O Cl Cl2 डॉट H2O। लेकिन यहां पर आप फॉर्मूले में गिनो, एक एक मेटल, 4 अमोनिया, 2 H2O, ये देखो, और 3 क्लोरीन, ये 2 और ये 3,
मतलब है सब कुछ सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों में एक एक सेंट्रल मेटल एटम है, दोनों में 4 अमोनिया नाम के लिगेंड है, दोनों में वाटर है, वाटर भी दोनों में 2-2 है, इसमें 3 क्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन इसमें भी है, 2 वाटर इसमें भी है, 4 अमोनिया इसमें भी है और मेटल इसमें भी, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन यहां पर क्लोरीन ने अलग प्रकार का बॉन्ड बना लिया। अच्छा यहां देखो, यहां 2 वाटर थे पहले, यानी ये दोनों वाटर नॉन आयोनाइजेबल थे, लेकिन यहां पर एक वाटर आयोनाइजेबल हो गया, यानी अब ये मेटल को छोड़कर आराम से बाहर जा सकता है। तो यहां तो बॉन्ड का अरेंजमेंट ही चेंज हो गया, यहां पर जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड आना था वही बदल गया। तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो और स्ट्रक्चरल में पहले डिफरेंस देख लो, फिर हम लोग स्टीरियो के टाइप्स और स्ट्रक्चरल के टाइप्स डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट। मेरे प्यारे गुलजारी लालो, ओ मेरे गुलजारी लालो, ओ मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, आ हा आज तो मजा आ गया, बोले तो घर पहुंच दिया, हा। चलो आगे बढ़ते हैं। और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं हम इसको सीख चुके हैं, अब जरा इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, दे आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स। स्टीरियो आइसोमर्स आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स, जिसमें सबसे पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स जिनकी ज्योमेट्री में फर्क होता है, ऐसे आइसोमर्स जिनके अरेंजमेंट में फर्क होता है, दैट इज सेम केमिकल फॉर्मूला, दैट इज दे हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स। समझ रहे हो, मतलब जो आपकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स होंगे ना लिगेंड्स के, बट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स, यानी जो इनकी ज्योमेट्री होगी वो अलग होगी, मतलब इनके एंगल्स में फर्क होगा, इनके एंगल्स में फर्क होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक M नाम का लिगेंड है, एक M नाम का सेंट्रल मेटल एटम है लेट से, और इससे ये 4 बॉन्ड बने। इमेजिन करना, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है पर मैं आपको समझा रहा हूं। ये A और ये 2 लिगेंड अभी आमने सामने जुड़े हैं, तो इनकी क्या ज्योमेट्री हो जाएगी, ये एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर है। लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है कि ये A और ये A पास पास आ जाए, तो अब इनके बीच में अगर ये टेट्राहेड्रल मानो, अगर आप इसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल मानने की कोशिश करो तो ये आमने सामने 180 हो जाएगा, लेकिन ये आसपास 109.5 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर इनके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स में फर्क है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये मन से दिया हुआ है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भैया ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स का मतलब सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आपके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट भी 2 तरीके के होते हैं। पहला, अगर हम देखें इन कंपाउंड्स, ऐसा देखना पड़ेगा, इन कंपाउंड्स दैट हैव MA2B2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें MA2B2 टाइप का अरेंजमेंट होगा। कैसे, देखो ये तुम्हारा M, चलो यहां पर आपको रियल एग्जांपल देकर सिखाते हैं। यहां पर लिखते हैं प्लैटिनम, यहां पर लगाते हैं क्लोरीन, यहां पर लगाते हैं क्लोरीन, यहां पर लगाते हैं अमोनिया और यहां पर लगाते हैं अमोनिया ना। यहां पर आप देखो, क्लोरीन आर ऑन द सेम साइड, अमोनिया आर ऑन द सेम साइड। इस तरीके के अरेंजमेंट को बोला जाता है सिस अरेंजमेंट। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, सिस अरेंजमेंट। व्हाट इज सिस? व्हेन सेम ligands are on the same side, when same ligands are on the same side,
दूसरा अगर आप यहां पर देखें तो ये जो आपका प्लैटिनम है, एक अमोनिया यहां आ गया, एक अमोनिया यहां आ गया, ये क्लोरीन यहां आ गया और एक क्लोरीन यहां हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, दे आर ऑन द अपोजिट साइड, यानी सेम साइड पर, यानी इस साइड पर अलग अलग लिगेंड्स हो गए, इस साइड पर भी अलग अलग लिगेंड्स हो गए। समझ में आ रही बात आपको? सो नाउ इस तरीके के अरेंजमेंट को बोला जाता है ट्रांस अरेंजमेंट। सो व्हाट इज ट्रांस? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस? व्हेन ligands, when ligands of same type, when ligands of same type are on different side, are on different side, तो इसे बोला जाएगा ट्रांस अरेंजमेंट। अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो कंपाउंड मैंने आपके सामने बनाया है ना, इसको बोला जाता है सिसप्लेटिन और इसे बोला जाता है ट्रांसप्लेटिन। आपको एक बात पता है, ये जो सिसप्लेटिन नाम की ये जो कंपाउंड आपके सामने जो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बना हुआ है, इट इज एक्चुअली अ मेडिसिन यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिसप्लेटिन, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। लेकिन ये जो दूसरा कंपाउंड है ट्रांसप्लेटिन, आप देखो कितना बड़ा चेंज आ गया। इट हैव नो मेडिकल यूज, इसका किसी भी टाइप का कोई मेडिकल यूज है ही नहीं। मतलब आप देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, MnH3 2Cl2, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। लेकिन बस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बदल जाने की वजह से, एक सिस और दूसरा ट्रांस हो जाने की वजह से कितना मेजर डिफरेंस आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन दूसरे कंपाउंड का कोई यूज ही नहीं है, दूसरे कंपाउंड का यहां पर कोई यूज नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? किसी भी तरीके का कोई भी इशू इसके अंदर, एक बार ध्यान से इसको जरा ऑब्जर्व कर लो। तो आपकी सिसप्लेटिन कैंसर ट्रीटमेंट के काम में आ रही है क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन और अमोनिया आर ऑन द सेम साइड। अब ऐसा मत पूछना क्यों, ये इसका इफेक्ट है, एक असर कर रही है और दूसरी नहीं कर रही है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मतलब जितने भी सिस वाले हैं इनका मेडिकल यूज होगा, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ ट्रांस वालों का भी मेडिकल यूज हो सकता है। ये तो एक एग्जाम्पल है, हमने बनाए दोनों थे, लेकिन हमारी बॉडी पे कौन असर कर रहा है वो देखना पड़ेगा ना। तो यहां पर सिस वाला हमारी बॉडी पर असर कर रहा है। क्लियर? चलिए अब हम लोग यहां पर सेकेंड एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एक ऐसा कंपाउंड अब मैं आपके सामने उठाकर आपको बताता हूं जिसमें अरेंजमेंट कैसा हो गया। देखो, जिसमें अरेंजमेंट हो गया MA4B2 टाइप, यानी बेसिकली यहां पर ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे 6 लिगेंड्स हो गए। इसके पहले वाला स्क्वायर प्लेनर था, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। इसके पहले वाला कौन सा था आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहां पर आपके लिए लिख जरूर देता हूं पर आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। ये स्क्वायर प्लेनर के लिए था, आपने स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देख लिया होगा, वो स्क्वायर प्लेनर सॉर्ट ऑफ था। ये ऑक्टाहेड्रल है। इसका क्या एग्जांपल लेते हैं, चलिए हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे एनसीईआरटी में से उठा लेते। चलो कोबाल्ट वाला बोल रखा है, हम भी कोबाल्ट वाला उठाते। तो ये रहा आपका कोबाल्ट, क्लोरीन, क्लोरीन और बाकी के चारों लिगेंड्स अमोनिया होंगे। अमोनिया, वैसे तो इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अमाइन बोलते हैं, नॉट अमोनिया। और यहां पर ओवरऑल पर एक प्लस चार्ज। अब गाइस यहां पर आप देखो, ये जो 2 लिगेंड्स हैं दे आर ऑन द सेम साइड, दीज 2 लिगेंड्स आर ऑन द सेम साइड। इस वजह से इसको भी बोला जाएगा सिस। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा, सिस अरेंजमेंट। तो सर ट्रांस क्या होगा, हाँ तो आपको ट्रांस भी सिखा देते हैं। ट्रांस क्या होगा, देखिए ये रहा आपका कोबाल्ट, क्लोरीन और क्लोरीन, यानी देख लो अरेंजमेंट में बदलाव आ गया। नाउ आपके जो 4 अमोनिया है ना, तो ये बेचारे सेम साइड पर रहे। पहले आप देखो यहां पर आपके जो चारों अमोनिया थे, ये देखो ये भी एडजेसेंट थे। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के आसपास थे। लेकिन अब
ना तो ये चारों अमोनिया एक दूसरे के एडजेसेंट है और ना आपके दोनों क्लोरीन एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो यहां पर आपको अरेंजमेंट कैसे पता लगाना पड़ेगा कि MA4B2 टाइप में अगर ये A चारों के चारों पास पास हैं, अगर चारों के चारों A अगर पास पास हैं तो वो सिस, और अगर नहीं है तो वो डेफिनेटली क्या कहलाएंगे, ट्रांस। डेफिनेशन अभी भी सेम होगी, सिस व्हेन सेम लिगेंड्स आर ऑन द सेम साइड, ये सेम लिगेंड्स है तो ये सेम साइड है, ये चारों सेम लिगेंड्स है तो ये चारों सेम साइड है। एंड ट्रांस व्हेन लिगेंड्स आर ऑफ सेम टाइप बट प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड, ये आपकी ट्रांस की हो गई। तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एग्जांपल आप ये उठा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट सिखाऊंगा फैक, फैक यानी फेशियल, एंड मर यानी मेरिडियन। फैक एंड मर, फैक यानी फेशियल एंड मर यानी मेरिडियन, वो टाइप इसमें ऑक्टाहेड्रल ही होगा, टाइप ऑक्टाहेड्रल ही होगा, लेकिन लिगेंड के फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, जरा इसको नोट कर लीजिए। फिर फैक और मर की तरफ चलते हैं, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लिख लिया, लिख लिया। अच्छा चलो आगे बढ़ने से पहले, ये तो मैंने सारे आपको जो एग्जाम्पल बताए इसमें आपके सारे लिगेंड्स यूनिडेंटेड थे। यूनिडेंटेड का मतलब सबकी डेंटिसिटी वन थी, सब एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे थे। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, कई बार यहां पर आपके पास में बायडेंटेड लिगेंड्स भी आ सकते हैं, तो जरा उसका एग्जाम्पल भी ले लें। तो ये रहा तुम्हारा कोबाल्ट, कोबाल्ट से जुड़ गया इथाइलिन डायामाइन, इथाइलिन डायामाइन, क्लोरीन, क्लोरीन, फिर एक कोबाल्ट, इथाइलिन डायामाइन, इथाइलिन डायामाइन, क्लोरीन, क्लोरीन। चलो जरा दोनों को देखकर बताओ इसमें से सिस कौन सा होगा और ट्रांस कौन सा होगा, सिस कौन सा होगा, ट्रांस कौन सा होगा। यस वेरी गुड, ये वाला होगा ट्रांस। क्यों, सेम लिगेंड्स ऑन द अपोजिट साइड, सेम लिगेंड्स ऑन द अपोजिट साइड, और ये हो जाएगा सिस, कारण सेम लिगेंड्स ऑन द सेम साइड, सेम लिगेंड्स ऑन द सेम साइड। तो आप सिस और ट्रांस को अब आप बड़े आराम से पहचान सकते हो। यहां पर आप देखो इथाइलिन डायमाइन एक बायडेंटेड लिगेंड है, इसमें 2 नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, इसमें भी 2 नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने इथाइलिन डायमाइन का स्ट्रक्चर भी बना के बताया था, लिगेंड्स में भी समझाया था। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सिस और ट्रांस वाला पार्ट। एक हमने स्क्वायर प्लेनर के अंदर देखा MA2B2 के अंदर, और एक हम लोगों ने देखा MA4B2 यानी ऑक्टाहेड्रल के अंदर। अब हम देखेंगे MA3B3, MA3B3 के अंदर क्या होगा। बट बिफोर दैट जरा इसको नोट कर लो। चलो A4B2 जो ऑक्टाहेड्रल था वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे MA3B3, MA3B3 जरा इसको नोट कर लो आराम से, पहले नोट कर लो, कोई जल्दी नहीं है। MA3B3, चलिए ग्रेट। अब गाइस यहां पर सिस और ट्रांस का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, सिस और ट्रांस का इस्तेमाल जो 2 केसेस बताए वहीं हो पाएगा, लेकिन अब यहां पर सिस और ट्रांस का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके पीछे कारण है, वो इनकी ज्योमेट्री के अंदर रहेगा, इसीलिए तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। MA3B3 अब होगा ये भी ऑक्टाहेड्रली। तो मान लो आपके पास में ये एक कोबाल्ट नाम का मेटल है, एक अमोनिया यहां पर, एक अमोनिया यहां पर, और एक अमोनिया यहां पर। सिमिलरली एक NO2 यहां पर, एक NO2 यहां पर, और एक NO2 यहां पर। अब इस ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों लिगेंड्स, ये तीनों लिगेंड्स एकदम पास पास से और इनफैक्ट फेज बना रहे हैं। आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन ऑक्टाहेड्रल है ये, इसका अरेंजमेंट कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनता कैसे, देखो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा,
ये ऐसा और ये ऐसा, ये आपका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता है। अब ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में ऊपर ये 3 पॉइंट्स को देखो, ये और ये, या तुम्हारा बीच में सेंट्रल मेटल एटम आ गया, एक NO2 यहां आ गया, एक NO2 यहां आ गया और एक NO2 यहां आ गया। मतलब देखा जाए तो ये ऊपर वाला फेस बना रहा है, ये एक चेहरा बना रहा है। देखो ये देखो 3 पास पास में। अच्छा, एक अमोनिया यहां आ गया, एक अमोनिया यहां आ गया और एक अमोनिया यहां आ गया। मतलब अगर आप इस डब्बे को उल्टा उठा के ऐसा पलट दो, अगर आप इसको ऐसा उठा के पलट दो तो कोई चिंता नहीं है, पलट दिया मैंने। ये मैंने पलट दिया, ये तुम्हारा मेटल हो गया और ये अमोनिया ऊपर आ गया, तो कोई चिंता नहीं है। यहां पर ये अमोनिया फेस बना रहा है, मतलब या तो ये फेस बना ले या तो ये फेस बना ले। तो इस ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में देखो, ये जो आपका फेस है, ये जो आपके ऑक्टाहेड्रल का जो फेशियल पार्ट है, ये सेम टाइप के लिगेंड से बन रहा है। समझ रहे हो? आपके ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट का जो फेस वाला पार्ट है, या तो ये बनाएगा या तो ये बनाएगा, लेकिन ये बनाए या ये बनाए, लिगेंड तो सेम है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं फैक या फेशियल अरेंजमेंट, फैक या फेशियल अरेंजमेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट व्हेन the facial part of octahedral, when the facial part of octahedral is formed by same type of ligand, is formed by same type of ligand, यानी सेम टाइप के लिगेंड्स की वजह से ऑक्टाहेड्रल का फेस वाला पार्ट बने। सो सच आइसोमर्स आर कॉल्ड एज फैक आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स को आप लोग क्या बोलेंगे? फैक आइसोमर्स, फैक आइसोमर्स, फैक आइसोमर्स। ठीक है? कोई परेशानी, कोई समस्या? अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ऑक्टाहेड्रल टाइप है यानी 6 लिगेंड्स है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। सॉरी, दिस इज, आई एम रियली सॉरी, MA3B3, और वो MA3B3 टाइप का है। तो देख लो, अगर तीनों लिगेंड्स पास पास हैं, ये 3 भी पास है, ये 3 भी पास है, अगर तीनों पास पास हैं तो डेफिनेटली वो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बना रहा होगा। देखो मैंने आपको इमेजिन भी करवा दिया, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर किसी भी तरीके की। ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा फैक। अच्छा, फैक के बाद दूसरा क्या होता है सर? अगर ये पास पास ना हो तो क्या सिचुएशन अराइज हो सकती है? तो देखो, फिर ये सिचुएशन अराइज हो सकती है कि ये रहा तुम्हारा कोबाल्ट, ये रहा तुम्हारा NO2, ये रहा तुम्हारा NO2, और यहां NO2 की जगह आ जाए तुम्हारा NH3, यहां तुम्हारा आ जाए NH3, यहां आ जाए तुम्हारा NO2 और यहां आ जाए तुम्हारा NH3। मतलब नाउ ऑल द 3 टाइप ऑफ सेम लिगेंड्स आर नॉट ऑन द सेम टाइप, आर नॉट ऑन द सेम साइड। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? या आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो, थोड़ा सा ये गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो गया, गुड़गुड़ गुड़गुड़, इसको गुड़गुड़ गुड़गुड़ को अपन ठीक कर लेते हैं। यहां डाल दो अमोनिया, फिर यहां डाल दो तुम्हारा NO2 वापस, और यहां डाल दो तुम्हारा NH3। तो अब इससे क्या हुआ? ये दो सेम साइड पे, ये अलग, ये दो सेम साइड पर, ये अलग। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये दो लिगेंड और ये लिगेंड, अब ये कुछ इस तरीके से इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है। मतलब आप एक इमेजिन करो, एक गोल गेंद है और एक कुछ चीज पीछे से बाहर की ओर आ रही, समझ रहे हो? पीछे से आपने डाली अंदर, पीछे से आपने घुसाई एक लाइन को, एक सरिये को, एक वायर को, और ये गेंद के इस तरीके से बाहर आ रहा है। तो इसे मेरिडियन पोजीशन बोला जाता है, इसे मेरिडियन पोजीशन बोला जाता है। और ये एग्जैक्टली आपको यहां पर दिख रहा है,
ये एग्जैक्टली आपको यहां पर दिख रहा है। तो इस तरीके के आइसोमर्स को बोलते हैं मर आइसोमर्स, मर और मेरिडियन आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? मर आइसोमर्स, MER, मर आइसोमर्स, और वी कैन से मेरिडियन आइसोमर्स। ठीक है, कोई परेशानी? तो इसको अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं? यही डिफाइन कर दूं मैं, यही डिफाइन कर दूं मर को। तो देखो, व्हेन द लिगेंड्स are on the meridian position, when ligands are on the meridian position in an octahedral, और पहचानेंगे कैसे? दो लिगेंड पास हो एक दूर हो, दो लिगेंड पास हो एक दूर हो। इसको पहचानने की तरकीब क्या है? जब दो लिगेंड्स पास हो और तीसरा वाला उससे दूर हो, जब दो लिगेंड्स पास हो और तीसरा वाला उससे दूर हो, तो ये मेरिडियन पोजीशन कहलाती है। ये यहां और यहां, ये दोनों सेम टाइप के पास है लेकिन तीसरा वाला इनसे दूर है, तो ये कुछ इस तरीके से मेरिडियन पोजीशन हो जाती है। ये फेस पे नहीं बन रही है, ये फेस पे यानी ऊपर और नीचे, ऑक्टाहेड्रल में ये ऊपर और नीचे नहीं बन रही है। ऑक्टाहेड्रल में आप देखेंगे कि ये ऊपर और नीचे नहीं बन रही है, ये यहां बन रही है। ये तुम्हारा NO2 यहां है, ये तुम्हारा NO2 यहां है, और ये तुम्हारा एक NO2 यहां है। अब आप यहां पर देखो ये क्या हो रहा है, ये और ये इस तरीके से बन रहा है यहां पर। अब ये फेस थोड़ी है, ये तो कुछ तीसरी पोजीशन है, यानी ये कुछ थर्ड पोजीशन है, ये कुछ ऐसी आउटसाइड मेरिडियन पे जा रही है। तो इस तरीके की पोजीशन को बोला जाता है मर। समझ में आ गई बात? तो ये हो गए गाइज आपके स्टीरियो आइसोमर्स का पहला टाइप, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या सीखा इसके अंदर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर? अगर M A2B2 टाइप का है यानी स्क्वायर प्लेनर तो सिस ट्रांस, अगर M A4B2 टाइप का है ऑक्टाहेड्रल में तो भी सिस एंड ट्रांस, लेकिन अगर M A3B3 टाइप का हो गया यानी तीन तीन लिगेंड्स अलग अलग टाइप के हो गए, तो फिर इसमें फैक और मर। फैक कैसे बनेगा? तीन लिगेंड्स एक जैसे एक साइड, तीन लिगेंड्स एक जैसे एक साइड, तो ये फेस और बॉटम बना रहे हैं, किसी को भी उल्टा पुल्टा करके फेस बना दो। और मर यानी मेरिडियन, यानी दो लिगेंड सेम टाइप के एक साइड और तीसरा वाला अलग, दो लिगेंड सेम टाइप के एक साथ और तीसरा वाला अलग, तो ये तुम्हारा बन जाएगा मेरिडियन। चलो इसको नोट करो। फिर हम चलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद सेकेंड टाइप का आइसोमेरिज्म, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स का सेकेंड टाइप ऑप्टिकल आइसोमर्स। हेलो अल्केन हेलो अरीन अगर पढ़ रखा है तो ये तो आपके लिए हलवा हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार यहां पर देख लो, लेकिन एक बार हेलो अल्केन हेलो अरीन वाला वो ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला पूरा 3 वीडियोस जो अभी मैंने लेटेस्ट में एक कल ही अपलोड करे हैं 100% देख लेना, ये चीज क्लियर हो जाएगी। खैर यहाँ तो एक बार जरा से फॉर्म में, कोई परेशानी वाली बात नहीं, यहां पर भी पढ़ोगे तो भी कोई चिंता नहीं। चलो नोट करो, ठीक है। मुंडिया दिला दूं तनु बुर्ज खलीफा। चलो ग्रेट। और मेरा प्यारा प्यारा बच्चों, ओए हाय हाय, क्या लगता है तुम्हें आइसोमर समझ में आया क्या? तो नहीं आया? मुझे तो पक्का आ चुका है, और मैं हवा से पानी निकालूंगा। टरबाइन्स घुमा के पानी निकाल सकते हैं क्या? चलो, तो अब स्टीरियो आइसोमर्स के बाद, स्टीरियो आइसोमर्स के बाद नहीं, स्टीरियो आइसोमर्स में सेकेंड टाइप इज योर ऑप्टिकल आइसोमर्स, इज योर ऑप्टिकल आइसोमर्स। नाउ व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स मेरे प्यारे बच्चों? मैंने हेलो अल्केन हेलो अरीन में भी बहुत डिटेल में समझाया, मैं एक बार आपको वापस बता देता हूं। हमारे पास में एक निकोल प्रिज्म होता है, क्या बोलते हैं इसको? निकोल प्रिज्म। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम निकोल। उन्होंने एक प्रिज्म बनाया था। ये जो तुम्हारे रूम में जो नॉर्मल लाइट होती है ना, ये ऐसी फैलती है, ये जब एक बल्ब से निकलती है तो ये ऐसे वी शेप में ऐसी निकल के ऐसी फैलती हुई आगे बढ़ती है ऐसे। आप देखना जब कभी भी आप स्ट्रीट लाइट को ऑब्जर्व करोगे कोहरे में या बारिश में, तो बारिश में आप देखना जब आप किसी स्ट्रीट लाइट को देखोगे, अंधेरे में जब आप किसी स्ट्रीट लाइट को देखोगे कोहरे में, तो उसमें से लाइट निकलती है और कोहरे पर क्लियरली आपको दिखता है उसका पाथ कि वो इस तरीके से फैल रही है।
दैट आर कॉल्ड एज नॉर्मल लाइट्स। सो विलियम निकोल ने क्या करा, नॉर्मल लाइट्स को ही इस्तेमाल करके एक ऐसी लाइट बना दी जिसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की खासियत यह है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ती है विदाउट शोइंग अ वी शेप एक्सपांशन, यानी लाइट इस तरीके से एक्सपांड होकर नहीं बढ़ेगी। ये तुम्हारी लेजर टॉर्च कैसी होती है, लेजर टॉर्च वो एक पीले कलर की लेजर टॉर्च होती है, बटन दबाते हो तो लाल कलर की स्ट्रेट लाइन निकल के दीवार पर गिरती है और एक रेड पॉइंट बना देती है, मतलब वो सीधे निकलती है और जाके टॉइंग दीवार पर टकरा के एक लाल डॉट बना देती है। आप ऐसे ऐसे उसको घुमाओगे तो ये रेड डॉट भी ऐसे ऐसे घूमेगा। ऐसे वो बहुत सारी आजकल जो गन्स वगैरह आती है मार्केट में, माउजर्स वगैरह, उसके अंदर भी वो आता था कि आप निशाना ठीक से लगा लो, दैट इज कॉल्ड एज लेजर, और वो भी एक तरीके की प्लेन पोलराइज लाइट है। तो गाइज ऐसे कंपाउंड्स जिनका आप लिक्विड सॉल्यूशन बना दो, सूखे में नहीं हो पाएगा, या आपको इसका एक्वस सॉल्यूशन ही बनाना पड़ेगा। सो ऐसे कंपाउंड्स जिन पर यह प्लेन पोलराइज लाइट गिरे और बिना किसी डिविएशन के सीधी बाहर निकल जाए, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, यानी इन कंपाउंड्स की किसी प्रकार की कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर ये लाइट इस सॉल्यूशन में पड़ने के बाद अपने पाथ से भटक जाए और कैसी मुड़ जाए, एंटी क्लॉकवाइज, आप देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गई है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। लीवो का मतलब होता है लेफ्ट, लीवो को ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं लेफ्ट। जो राक्षस होते हैं, जो उल्टे काम करते हैं, जो उल्टे हाथ से लिखते हैं, उनको लेफ्ट बोलते हैं। चलो, तो इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। और अगर ये लाइट इस कंपाउंड से पड़ने के बाद अगर इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वेयर डेक्स्ट्रो स्टैंड्स फॉर राइट, यानी या तो क्लॉकवाइज मुड़ जाए या राइट डायरेक्शन में मुड़ जाए। समझ में आ रही बात आप लोगों को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाउ गाइस, व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स? तो हमेशा ध्यान रखना, ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनका एक और नाम हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन में सीखा है, यहां पर फिर लिख देता हूं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। तो घबराना मत, अगर आपसे कभी कोई ऑप्टिकल आइसोमर की जगह इनैंशियोमर नाम ले दे तो घबराना मत कि क्या बोल रहा है, ये ऑप्टिकल आइसोमर ही पूछ रहा है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। सो आइसोमर्स दैट हैव नो डाउट सेम केमिकल फॉर्मूला, आइसोमर्स दैट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, यानी इनका केमिकल फॉर्मूला कैसा होता है, सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। कैसी डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी? एक अगर लाइट को लेफ्ट भेज रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरा लाइट को राइट भेजेगा यानी कि क्लॉकवाइज। बस इनके इसमें इतना ही फर्क होता है और कुछ फर्क नहीं होता। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सब कुछ सेम होगा, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी यहां पर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स का कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा, अगर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसका यहां पर कोई रोल नहीं है। और गुलजारी लाल का कोई काम ही नहीं है, समझ रहे हो? तो क्या करना है, प्लेन पोलराइज लाइट को सॉल्यूशन में गिराना है, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, आपको देखना है। तो ऐसे आइसोमर्स को, ऑप्टिकल आइसोमर्स को एक नाम और सिखाया, इनैंशियोमर्स, जो लाइट को राइट डायरेक्शन में भेज दे उन्हें डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड भेज दे उनको लीवो रोटेटरी बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को या तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है या प्लस के साइन से, और लीवो रोटेटरी को स्मॉल एल से डोनेट किया जाता है या माइनस के साइन से। ध्यान रखना, कैपिटल एल और कैपिटल डी मत लेना। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? देख लो इसको ध्यान से। चलो आगे बढ़े, रब करके एग्जांपल्स देखें। चलो ग्रेट। अच्छा, एक बात मैं आपको आगे बढ़ने से पहले और सिखा देता हूं
कि ये जो तुम्हारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना ये इनैंशियोमर्स एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना दैट these isomers are always non superimposable मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे की, मतलब एग्जिस्ट दोनों करेंगे लेकिन नॉन सुपर इंपोजेबल। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो ये तुम्हारा हाथ है, तो ये राइट हैंड है, थंब इस तरफ है राइट हैंड, तो ये मैंने राइट हैंड ऊंचा किया मिरर के सामने खड़े होके, तो जो मिरर में मृत्युंजय पंड्या है वो अपना लेफ्ट हैंड ऊंचा करेगा। यानी अगर मैं मिरर के सामने राइट हैंड ऊंचा करूंगा तो मिरर के अंदर लेफ्ट हैंड ऊंचा होगा। अगर मैं मेरे थंब को हिलाऊंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड वाला थंब हिलेगा मिरर के अंदर। तो ये दोनों हाथ बेसिकली एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये हाथ और ये हाथ एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस है। दीज आर मिरर इमेजेस, लेकिन रियल में दोनों एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं इस हाथ पर अगर ये हाथ रखने की कोशिश करूं तो ये इम्पोजेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, मर जाएगी। तो ये हाथ और ये हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ये देखो, ये हाथ का अंगूठा, ये हाथ का अंगूठा, ये देखो मिरर इमेज में दोनों आमने सामने चल रहे हैं। ये देखो, ये बिल्कुल सेम बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन जैसे इसको उठाकर इसके ऊपर रखा या इसको उठाकर इसके ऊपर रखा, ये नॉन सुपर इंपोजेबल है। ये देखो थंब बाहर, ये इसका थंब बाहर। ये चीटी उंगली है जो आप मे आई गो टू सूसू के लिए यूज करते हो, और ये उंगली जो आप अपने दोस्त को करते हो, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रही है। ये देखो, है ना, ये आपको समझ में आ रही है प्रॉब्लम। ये आप अपने दोस्तों को दिखाते हो, लेकिन ये आप एंगेजमेंट में अपनी जो भी होने वाली लड़की है उसको दिखाओगे, तो ये फर्क आ जाएगा। देखो, समझ, नॉन सुपर इंपोजेबल हो गया। तो ये दोनों कंपाउंड्स भी जो इनैंशियोमर्स हैं दिखने में एक जैसे होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होंगे। और ऐसे आइसोमर्स का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बट इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हमेशा अलग होती है। क्या बात समझ में आ गई? इसको नोट करो, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवा देता हूं। चलिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल करवा देता हूं गाइस। ये एग्जाम्पल्स में ध्यान रखना, आप देखकर कभी नहीं बता पाओगे कि ये डेक्स्ट्रो होगा कि लीवो। मतलब आप ये मत बोलना कि सर ये डेक्स्ट्रो मान लिया और ये लीवो मान लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। ये तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं जो आपको याद करना है। ये कंपाउंड को देखो और इसका जो मिरर इमेज होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, मतलब जो दूसरा वाला कंपाउंड होगा वो ऐसा दिखेगा। याद करो, इस वीडियो की शुरुआत में भी सिखाया था। ये देखो, क्लियरली एक दूसरे की मिरर इमेज। अगर आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला जो लिगेंड है ये यहां पर कहीं पर दिखेगा। यानी कोबाल्ट के ऊपर कोबाल्ट रख दिया जाएगा, लेकिन ये लिगेंड यहां बाहर निकलेगा, ये लिगेंड यहां बाहर निकलेगा, और यहां पर इसका जो गैप है उसमें आपको ये दिखेगा। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर तरीके से रख नहीं पाएंगे। एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ये वाला जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि ये लीवो रोटेटरी है। तो आप देखो, कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है। क्या है? कोबाल्ट और 3 इथाइलिन डायमाइन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस है। और इस वजह से आप इनको किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। ये 3 पॉजिटिव होगा, यहां पर भी लिख दो 3 पॉजिटिव, यहां पर भी लिख दो 3 पॉजिटिव, ये ब्रैकेट लगा दो। ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर एनसीईआरटी में तो ऐसा लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा ही है। तो एक डेक्स्ट्रो हो जाएगा और एक लीवो हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये होगा आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बात कंप्लीट। यहां पर स्टीरियो आइसोमर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल राइट मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगी। चलिए, तो बहुत ही शानदार बात, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात। चलो ग्रेट। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर आइसोमर्स की, यानी स्ट्रक्चरल
आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मेरे क्लास में एक लड़का था, जब हम 11th-12th में थे तो वो हर बात में उसके ऐसे हो जाता था। यही मृत्युंजय क्या कर रहे हैं? अबे मैंने कहा क्या करता है तू, साइलेंसर लगा है का? चलो प्यारे बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। नाउ गाइस, व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? मैं आपको बता चुका हूं। केमिकल फॉर्मूला नो डाउट सेम होगा, केमिकल फॉर्मूला नो डाउट क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डिफरेंस काय में आ जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, यानी जो आपका लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है वो आइसोमर्स में उसका बॉन्ड बदल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हो जाएंगे। केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, बट आपके जो बॉन्ड्स का अरेंजमेंट है, आपके बॉन्ड्स का जो लिंकेज है वो बदल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो गाइस सबसे पहला हमारे पास में जो आइसोमेरिज्म आने वाला है, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सबसे पहला आइसोमेरिज्म हम लोग जो पढ़ेंगे, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म्स। नाउ गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उससे जो लिगेंड्स जुड़े हुए हैं वो तो आयोनाइजेशन में जा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। यहां पर मान लो हमारे पास में कंपाउंड है, जैसा मैं आपको कह रहा था, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट से यहां पर मैंने जोड़ लिया 5 अमोनिया और एक SO4 और यहां पर एक Br। तो प्यारे बच्चों, आप यहां पर एक बात ऑब्जर्व करो कि ये ब्रोमीन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी ना हमारी, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, याद है ना? तो हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उस थ्योरी में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो आपका कोबाल्ट है, यानी आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, जिसके आयंस अलग हो सकते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयोनाइजेबल। तो जब आप इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो ये कोबाल्ट अमोनिया के 5 आपके लिगेंड्स और एक SO4 वाला लिगेंड अलग हो जाएगा और ये Br नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो ये इसका आयोनाइजेशन वाला प्रोडक्ट हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर ये केस भी तो पॉसिबल हो सकता है कि यहां पर अमोनिया के साथ ब्रोमीन अंदर चला जाए और SO4 बाहर चला जाए। तो जब आप इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो इसके आयोनाइजेशन में आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? NH3 Br डाई पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव। तो यहां पर आप देखो इसका जो आयोनाइजेशन वाला प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो गया। सो व्हाट आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स? दैट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, यानी कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, दैट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट आयोनाइजेबल आयंस, जिनके पास में अलग अलग आयोनाइजेबल आयन हो। यहां पर आयोनाइजेशन किसका होगा? ब्रोमीन का, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर आयोनाइजेशन किसका होगा? आपके सल्फेटों का, आई मीन आपके सल्फेट का, क्योंकि वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर ब्रोमीन और अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी में चले गए और यहां पर आपका सल्फेटो, दिस इज सल्फेटो, और आपका अमोनिया काय में चले गए? सेकेंडरी वैलेंसी में चले गए। तो ये एक दूसरे के साथ में आयोनाइजेशन आइसोमर में, देखो दोनों में कोबाल्ट, दोनों में 5 अमाइन, दोनों में एक ब्रोमीन और दोनों में एक सल्फेट, सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर, लेकिन प्रोडक्ट में डिफरेंस हो गया। आयोनाइजेशन करने के बाद आपने देखा कि इस वाले कंपाउंड में तो ब्रोमीन बाहर आ रहा है और दूसरे वाले कंपाउंड में सल्फेट बाहर आ रहा है। मतलब इसमें प्राइमरी वैलेंसी सल्फेट ने दे रखी होगी, इसमें सेकेंडरी वैलेंसी सल्फेट ने मेंटेन करी और प्राइमरी वैलेंसी इस बार ब्रोमीन ने मेंटेन करी। तो ये है आपके आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्लियर हो रहा है? आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्लियर हो रहे हैं? आगे बढ़े, चलो ग्रेट।
तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स के बाद अगला आइसोमर आ रहा है आपके सामने लिंकेज आइसोमर। गाइज नाम से सजेस्ट कर दोगे आप इसको देखकर, क्योंकि आप लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। आप लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एम्बीडेंटेड लिगेंड्स पढ़ चुके हो। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली कंपाउंड बनाना सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ आपके अमोनिया जुड़े हुए हैं और अमोनिया के साथ में यहां पर ONO जुड़ा हुआ है, दैट इज योर नाइट्रो NO2 नाम का लिगेंड। इसको आप लोग क्या बोलते हो? नाइट्रिटो। ठीक है, तो ये NO2 है। तो यहां पर आप देखो इस वाले केस में आपके कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेशन किया हुआ है, इसलिए मैंने ONO लिखा हुआ है। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों को बात? सिमिलरली अगर यहां पर मैं देखूं तो यहां पर भी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहां पर लोन पेयर डोनेशन कौन करेगा? नाइट्रोजन। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमर्स। और जब आप देखेंगे तो ये आपको रेड कलर का सॉल्ट देखने को मिलेगा और ये आपको येलो कलर का सॉल्ट देखने को मिलेगा। तो आप खुद इमेजिन करो, आप खुद सोचो कि जरा सा डोनर एटम क्या बदल गया, जरा सा डोनर एटम क्या बदल गया हमारे इस नाइट्राइट लिंकेज में। NO2 को नाइट्राइट लिंकेज बोला जा सकता है। तो जरा सा आपका नाइट्रोजन एटम क्या बदल गया, आगे कंपाउंड का कलर ही चेंज हो गया। तो सच लिंक आइसोमर्स आर कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमर्स, यानी दैट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल ही सेम दिख रहा है, दैट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट लिंकेज थ्रू एम्बीडेंटेड। ये एम्बीडेंटेड के अंदर ही देखने को मिलेगा, थ्रू एम्बीडेंटेड लिगेंड। यानी ये आप ध्यान रखना, ये सिर्फ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में ही आएगा, ये और किसी में लगाने की गलती मत करना। पता चला किसी और में लगा दिया, तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड के अंदर ही देखने को मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत इजी था ये, इनको पहचानने में कोई गलती तो नहीं करोगे। चलिए बहुत बढ़िया। देखो बेटा बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ज्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। एक बार आपने यहां से जैसे ही पढ़ लिया तो एक बार जरा NCERT को उठा के सॉल्व कर लेना। बोलोगे तो एक हाथ क्वेश्चन अभी करवा भी दूंगा मैं आप लोगों को। बोलो मुझे हाँ की आवाज आनी चाहिए, करवा दूं क्या? पक्का? चलो ठीक है, करवा दूंगा। तीसरा आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? यहां पर क्या होगा, आपके पास में एक ऐसा सॉल्ट होगा जिसमें केटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। देखो यहां पर केटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। क्या है बात समझ में आ गई? समझ रहे हो मेरी बात को प्यारे बच्चों कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यहां पर इस सॉल्ट को देखो, यहां पर कोबाल्ट के साथ अमाइन नाम का लिगेंड है और कॉपर के साथ क्लोरीन नाम का लिगेंड है। क्या बात समझ में आ रही है? और इसका जो दूसरा आइसोमर होगा उसके अंदर क्या होगा, अब कोबाल्ट के साथ क्लोरीन आ जाएगा और कॉपर के साथ आपका अमोनिया आ जाएगा, सॉरी NH3 एंड दिस इज कॉपर, कॉपर के साथ C। इस तरीके से आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। तो यहां पर क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, यानी व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और वी कैन से केमिकल फॉर्मूला इज सेम, व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ ligands with central metal atom, that is exchange of ligand, यानी आपके जो ligands है उनका exchange हो गया। so exchange of ligands between central metal atom of cation and anion complex, यानी ये जो सॉल्ट होगी ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होनी चाहिए। अभी तक आपने कैसी सॉल्ट पढ़ी कि अगर आपका एनायन कॉम्प्लेक्स है तो आपका केटायन सिंपल होगा, या अगर आपका
कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो आपका एनायन सिंपल होगा, ऐसे ही सीखा था हम लोगों ने, लेकिन यहां पर कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों? तो ये इस तरीके के सॉल्ट के अंदर होगा। तो आप लोगों को बस दिया क्या ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के अंदर, कि पहले देख लो कि क्या दोनों कैटायन एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स है। ये तो देख के समझ में आ रहा है कि अगर ये कैटायन है तो ये एनायन होगा, यहां पर ये एनायन है तो ये कैटायन होगा, तो देख के समझ में आ रहा है। और अगर नहीं भी आ रहा हो तो आप ये देख लें, दो खोखे हैं, दो डब्बे हैं, एक में कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, बाद में कोबाल्ट के साथ क्लोरीन चला गया, यहां पर कॉपर के साथ क्लोरीन है, बाद में कॉपर के साथ अमोनिया है। लिगेंड ने क्या करा, हमारा अक्षय कुमार वो वाला मीम हो गया यहां पर। समझ में आ रही बात? चलो इसको नोट करो, ठीक है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है वो, और एक बार जेई में भी आया था। तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कंपाउंड। तो मैं वो कंपाउंड डायरेक्ट बना देता हूं आपको, आपके शायद एनसीईआरटी में भी आपको ये मिलेगा। दैट इज कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया थे और कॉपर के साथ 6 साइनो थे। मेरे ख्याल से यही का यही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी आई थिंक दे रखा है जब आप पढ़ोगे तो, और यही आपके एग्जाम्स में भी आया था। तो एक कॉम्प्लेक्स ये हो गया, और इसका जो आइसोमर है उसमें क्या हुआ, कॉपर के साथ में अमोनिया आ गया और कोबाल्ट के साथ साइनो चला गया। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, ये एनायन था, ये न्यूट्रल होने की वजह से कैटायन, और इधर ये न्यूट्रल हो गया और ये हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, आपका आयंस एक्सचेंज हो गया। तो ये आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया। इस एग्जांपल को नोट कर लेना, ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत पहले ये जेई मेन के अंदर आया था ये, और ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ था। आई एम नॉट मिस्टेकिंग, कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है। तो देखो, आपको सिर्फ पहचानना है, आपको रटना नहीं है। अगर रटने बैठ गए डेफिनेशंस तो फिर तो क्या बात है, भूल जाओगे सब कुछ, क्योंकि तुम गाना गाओगे भूल गया था वह कुछ याद नहीं है कुछ। अगला हो जाएगा और लास्ट हो जाएगा आपका सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म। सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म, देखो बेटा, सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप इन सॉल्ट्स को पानी में मिलाओगे, कौन कौन से सॉल्वेटेड आयंस निकल रहे हैं, यानी पानी में कौन कौन से आयंस निकल रहे हैं, समझ रहे हो? मतलब सॉल्वेट या सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म आपको एग्जैक्टली आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की कॉपी दिखेगा। इट इज जस्ट लाइक आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बस यहां पर फर्क क्या हो जाएगा, यहां पर बस फर्क ये हो जाएगा कि जो आपका यहां पर आयन जो कि सॉल्वेट होगा, वो यहां पर आयन नहीं होगा बल्कि वाटर होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इन केस ये कब काम करेगा, व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर, यानी आप जो आपके कोऑर्डिनेशन सॉल्ट को अगर पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तब ये केस काम करेगा। तो देखो क्या होगा, मान लो आपके पास में कंपाउंड है CO, इससे जुड़ा हुआ है NH3 और एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और नहीं, मैं एक बार इसका क्वेश्चन देख लेता हूं, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है गाइस, ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन बदल लेते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लिख रखा था आप लोगों के लिए, मैं वही एग्जाम्पल आपको करवा देता हूं। कोबाल्ट के साथ यहां पर पानी के 6 आयन जोड़ रखे थे और Cl3 बाहर था। गाइस ये भी पूछा गया एग्जाम में, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, नो डाउट, मैंने अपने पास लिख रखा था, और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आया। तो हम लोग जो डीपीपीस देंगे ना इसकी, उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो गाइस यहां पर आप देखो, यहां पर जो आपके वाटर है, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको पहले, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, it is in this case when solvent is water it is used, and it is also called as hydrate isomers। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी का इन्वॉल्वमेंट है, हाइड्रेट आइसोमर्स। यानी यहां पर देखो आपका एक लिगेंड कौन है, एक्वा यानी वाटर, लेकिन जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो वाटर यहां पर आयोनाइज नहीं होगा, वाटर यहां पर कोबाल्ट से जुड़ा रहेगा। लेकिन जब हम इसका दूसरा आइसोमर देखेंगे तो आप यहां पर देखिए H2O5 और एक Cl अंदर आ गया, एक Cl अंदर चला गया,
Cl2 बाहर है, डॉट H2O, यानी एक वाटर यहां पर क्या हुआ, 6 थे यहां 5 हो गया, तो एक वाटर यहां पर बैलेंस हो गया। तो जब आप इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो 2 क्लोरीन बाहर निकलेंगे और ये वाटर भी सॉल्वेट हो जाएगा, यानी पानी के अंदर घुल के चला जाएगा, पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके के आइसोमर्स को बोलते हैं आपके हाइड्रेट आइसोमर्स, और वी कैन से सॉल्वेशन आइसोमर्स। यानी यहां पर आपका लिगेंड जो होगा वो कंपल्सरीली वाटर होना चाहिए। अगर पहले केस में वाटर सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये तो सॉल्वेशन में जाएगा नहीं, यानी पानी में जाकर अलग अलग होगा नहीं, पानी के अंदर जाकर ये अपने कोऑर्डिनेशन सॉल्ट को छोड़कर जाएगा नहीं। लेकिन दूसरे केस में आप देख रहे हो कि यहां अंदर 5 पानी रह गए, एक पानी बाहर हो गया, मतलब ये डेफिनेटली जब आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे ये वाटर सॉल्वेट हो जाएगा, यानी घुल के पानी के साथ मिक्स होकर अलग हो जाएगा, आपके कॉम्प्लेक्स को छोड़कर चला जाएगा, आपके कॉम्प्लेक्स को छोड़कर चला जाएगा। तो इस तरीके के आइसोमर्स को बोलते हैं सॉल्वेशन आइसोमर्स। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब मैं आपको एक काम करता हूं, कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन मुझे एनसीईआरटी ढूंढने दो, कहां गई रे, ये रही। चलो ये मुझे एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है। अच्छा एक चीज और मुझे देखने को मिली, इसका कलर आपसे पूछा जा सकता है, आप सेफर साइड लिख लो। ये वाटर जिसमें अंदर होता है वॉयलेट कलर का होता है और ये कुछ कुछ ग्रे ग्रीन कलर का होता है। तो ये एक नई बात हम लोग यहां पर नोट कर सकते हैं। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो ताकि मैं आपको एक क्वेश्चन करवा सकूं। आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा आइसोमर होगा। अरे इधर जा रे, बोर कर रहा है। चलो तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं। इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा आपको ये बताना है। CO NH3 होल 5 Cl SO4 and CO NH3 होल 5 SO4 Cl। ये वाला देखो PT NH3 H2O Cl2, ये दो क्वेश्चंस है आपके सामने। अब इन दो क्वेश्चंस में आपको बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। भाई ऊपर वाला तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ऊपर वाला देख के समझ में आ रहा है कि यहां पर SO4 आयोनाइज होगा, यहां पर Cl आयोनाइज होगा। यहां पर SO4 आयोनाइज नहीं होगा क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी में कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया और यहां पर Cl कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया। मतलब ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स को देखकर बताओ कि किस टाइप का, इस कॉम्प्लेक्स को देखकर बताओ कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो गाइज यहां पर देखो, यहां पर आपके पास में प्लेटिनम के पास में 1, 2 और 3 टाइप के लिगेंड्स हैं। अगर दोनों Cl में पास पास बना दूं और एक अमोनिया इधर बना दूं, एक वाटर इधर बना दूं, तो ये सेम लिगेंड सेम साइड यानी सिस हो गया। और अगले केस में अगर मैं प्लेटिनम के साथ Cl और Cl यहां अपोजिट लगा दूं, एक तरफ वाटर और एक तरफ अमोनिया लगा दूं, तो ये ट्रांस हो गया। तो ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो प्यारे बच्चों आपको इस तरीके से क्वेश्चंस लगाने पड़ सकते हैं। तो गाइज एक बार आप लोग अब आराम से एनसीईआरटी पढ़ लो ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्री अलग अलग है। और ये एग्जांपल आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। तो गाइज यहां पर आपके आइसोमेरिज्म खत्म हो गए। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से करनी है इसकी प्रैक्टिस। इसके आगे अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारी द ग्रेट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, बहुत इजी है, सुपर इजी है। और फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और एक मतलब लगभग आप मान के चलो 3 या 4 लेक्चर। अगर बड़े बड़े हो गए और मुझे स्प्लिट करना पड़ा, मैं तो 3 लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन अगर बहुत बड़े हो गए तो 2-2 पार्ट में आ जाएंगे। लेकिन गाइज अगले 5 लेक्चर्स में मैक्सिमम
ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। यार गाइस लाइक शेयर तो करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू मेरे प्यारे बच्चों।